Okay, students, starting the past paper of differentiation is question number 1 from your past paper file, and it's of May-June 17, paper 1-1. And the question is the horizontal base of a solid prism is an equilateral triangle of sides x centimeter. The sides of the prism are vertical. Height of the prism is h, and the volume is this. We have to prove the total surface area of the prism, right? So now, I'm doing the first part, and what they are saying, prism has a base which is an equilateral triangle. Equilateral triangle है for example, तो all the sides are of x सेंटीमीटर. अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो तमाम एंगल्स भी इक्वल होंगे. क्या मैं कह सकता हूं दिस एंगल इज 60 डिग्रीज? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्रीज बिकॉज इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द surface area of the prism is this, right? पहले आपको एक कंडीशन गिवन दी गई, द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 2000. तो फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म. एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म प्रिज्म कैसे आएगा हमारे पास? वी हैव अ फॉर्मूला, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. याद रखिए बच्चों, मैथ्स में हमारे पास दो टाइप की डायग्राम्स होती हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर. एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर. जब भी क्वेश्चन में फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम गिवन ना हो तो इट मींस कि ये रेगुलर शेप का वॉल्यूम है. इरेगुलर शेप का फॉर्मूला गिवन देता है एग्जाम, राइट? तो जनाब, रेगुलर शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा बेस एरिया इंटू हाइट ही होगा. हमेशा बेस एरिया इंटू हाइट ही होगा. अगर कोन आ जाए, कोन एक इरेगुलर शेप है. कोन एक इरेगुलर शेप है. रेगुलरिटी इरेगुलरिटी कैसे प्रूव होती है? कोन में ये जो सर्किल आ रहा है नीचे, अगर मैं इस सर्किल को ऊपर की तरफ मूव करवाना स्टार्ट कर दूं तो मूवमेंट नहीं हो सकती. मूवमेंट. और अगर इसी कोन को मैं बना दूं सिलेंडर, इसी कोन को अगर मैं बना दूं सिलेंडर, तो अब सर्किल मूव हो जाएगा और इस सर्किल पर आकर अटैच हो जाएगा. तो सिलेंडर इज अ रेगुलर शेप एंड कोन इज एन इरेगुलर शेप, राइट? हम जिस रूम में बैठे हुए हैं, इट्स अ रेगुलर रूम, इट्स अ रेगुलर शेप, क्योंकि मैं इस वाली वॉल को पुल करके उस वाली वॉल के साथ अटैच कर सकता हूं, राइट? तो जनाब, रेगुलरिटी इरेगुलरिटी का आपको पता चल गया. इन्होंने कहा सॉलिड प्रिज्म है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम मूव करते हैं ऊपर की तरफ तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल से पास कर जाएगा. ऊपर वाले ट्रायंगल से ये पास कर जाएगा. तो ये जनाब रेगुलर शेप बन गई. ये क्या बन गई? एक रेगुलर शेप बन गई, राइट? तो रेगुलर शेप का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट. बेस में क्या है? ट्राइंगल है. अगर कोई भी ट्राइंगल हो, हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज थीटा, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ए बी साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल साइन थीटा. दरमियान के एंगल का साइन, दरमियान के एंगल का साइन. तो आइए, बेस एरिया. बेस में क्या है? ट्राइंगल. तो हमने यूज किया हाफ. एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन 60 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या दी गई है? एच. सो नाउ इट विल बी 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 60 होता है √3/2 के इक्वल. एच क्या बना? √3/4 एक्स स्क्वायर एच. एंड वॉल्यूम इज 2000 given in the question. So by this, height in terms of x will be 8000
डिवाइडेड बाय √3 x²। हाइट हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स कैलकुलेट कर ली। आर यू क्लियर? आगे सुनिए। बट वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, राइट? सरफेस एरिया है क्या? बेसिकली एरिया ऑफ ऑल द साइड्स। एरिया ऑफ ऑल द साइड्स। डू यू नो व्हाट इज सरफेस एरिया? क्या होता है सरफेस एरिया? फॉर एग्जाम्पल, if we have a cube here and we have to calculate its surface area, तो क्या मतलब? इस क्यूब को खोल दीजिए आप। इस क्यूब को खोल दीजिए आप, तो ये क्यूब कुछ ऐसे खुल के आ जाए, ऐसा ही। इसने जितना सरफेस को कवर किया, इस एरिया को कहते हैं सरफेस एरिया। खोल दिया किसी भी शेप को, जितना सरफेस कवर हुई उसको कहा जाता है सरफेस एरिया। So it means there is no formula to calculate surface area, just area of all the sides. Just area of all the sides. अब आइए, सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं हम। प्रिज्म का दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं हमें। ट्राइंगल का एरिया जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, वो क्या आ रहा था? √3/4 x²। ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं, तो क्या हो गया? √3/4 x² मल्टीप्लाई बाय 2। आर यू क्लियर? सामने देखिए आप, एक साइड हमें ये नजर आ रही है, और ऐसी ही दो मजीद साइड होंगी इसके साथ, और एक इसके साथ। सामने वाली साइड का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल है? एच एक्स के इक्वल। किसके इक्वल है? एच एक्स या एक्स एच। और ऐसी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स, तो 3 लिख दिया। कैंसिल किया तो √3/2 x² प्लस 3x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? 8000 ओवर √3 x²। एक्स कैंसिल आउट। मजीद कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, बट वी हैव टू प्रूव समथिंग, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कैंसिलिंग। So it will be √3/2 x². This will be plus 24,000 over √3। x को ऊपर ले जाइए, x⁻⁻1। This we have to prove in the first part. Second part, given that x can vary, find the value of x for which area has a stationary value. हमेशा याद रखिए, जब भी स्टेशनरी वैल्यू का लफ्ज आए, इट मींस इस जगह पर dy और dx किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। dy और dx किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ एरिया। लिखते हैं जनाब, एरिया इज इक्वल टू √3/2 x² प्लस 24,000 ओवर √3 x⁻⁻1। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो a डैश √3/2 ऐसे ही रहा। x² जब डिफरेंशिएट होगा तो यस में दी कैसे होता है डिफरेंशिएट x²? पावर नीचे आएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 2x। क्या हो गया? 2x प्लस 24,000 ओवर √3। फिर पावर नीचे आई, माइनस x की पावर -1 -1 -2। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? इज दिस क्लियर? सिंपल डिफरेंशिएशन। यस यू बोथ बॉयज, इज दिस क्लियर? नाउ आफ्टर दैट 2 and 2 cancel out, it is √3x, and here it is 24,000 plus 24,000। अच्छा, प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि अंदर माइनस लगा हुआ है। -24,000 ओवर √3
साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द स्टेशनरी वैल्यू। अंडर रूट 3x को इधर ले, इसको इधर लेकर आ जाइए, 24,000 ओवर अंडर रूट 3x² इक्वल टू अंडर रूट 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 24,000 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3s, 3 x² इंटू एक्स एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3s, 8। तो ये क्या बना, 8,000, और 8,000 का क्यूब रूट क्या बना, 8,000 का क्यूब रूट क्या बना, 20। 8,000 का क्यूब रूट क्या बना, 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20। हमें क्या चाहिए था, गिवन दैट एक्स कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई। आ रही है बात समझ में यहां तक? आगे क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी वैल्यू। थर्ड पार्ट, नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, अंडर रूट 3x माइनस 24,000 ओवर अंडर रूट 3 x की पावर -2। अब इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब सुनिएगा, अंडर रूट 3 ऐसे ही रहा, x का डेरिवेटिव 1 -24,000 ओवर अंडर रूट 3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 x की पावर -2 -1 -3। तो जनाब क्या बना, अंडर रूट 3 प्लस 24 2 48,000 ओवर अंडर रूट 3 x³ अब देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20, और इसी को चेक करना है कि वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, नेचर जो हमने चेक करना है। तो जनाब a डबल डैश में x की वैल्यू रख दीजिए 48,000 ओवर अंडर रूट 3 20 का क्यूब, कुछ भी कर लो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो देयरफॉर अगर आंसर पॉजिटिव आया तो नेचर क्या हो गई, मिनिमम नेचर हो गई। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो नेचर क्या हो गई जनाब, मिनिमम नेचर हो गई। अगर आंसर नेगेटिव आ जाता तो नेचर क्या हो जाती, मैक्सिमम नेचर हो जाती। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। Okay, students, now question number 2 from the past paper file. It is of May, the question is of May June 17, paper 1-1. In the first part, the diagram shows the part of the curve. Find the equation of normal to the curve at the point where x is 1. We have to calculate the equation of normal at this point. This is like normal line. We have to calculate the equation of this normal, right? But normal is a straight line, and for finding out the equation of any straight line, we must have the gradient of that line plus a coordinate from where the line crosses. ठीक हो गया? तो जनाब इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि लिखा हुआ है। y की वैल्यू कैसे आएगी, अगर हम क्वेश्चन में रख दें तो y की वैल्यू कैसे आएगी जनाब, 4/5 -3 इंटू 1, तो 5 -3 कितना हुआ, 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। हो गया? आगे सुनिए। नाउ कोऑर्डिनेट तो मिल गया, अब हमें ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 4 5 -3x होल पावर -1। डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy ओवर dx। याद रखिएगा होल का डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाता है, सुनिएगा। पावर नीचे आई, -4 5 -3x होल पावर -2। एनी कंफ्यूजन? क्लियर? होल का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, पहले पावर को डिफरेंशिएट करें और साथ में बेस का डेरिवेटिव लिखा जाएगा। 5 का डेरिवेटिव 0, -3x का -3। तो जनाब 4 3 12, माइनस माइनस प्लस ओवर 5 -3x
होल स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, और डेरिवेटिव ऑफ द कर्व इज बेसिकली कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। इसमें एक्स की वैल्यू रख दें, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, अगर 1 रखते हैं तो 4 4 3 आ गया। अगर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट 3 है तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/3 नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा। नाउ बाय द हेल्प ऑफ y-y1 इक्वल्स टू m x-x1, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। y-y1 कितना है 2, इक्वल्स टू m, ग्रेडियंट कितना है -1/3, x-x1 कितना है 1, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y-x equals to -x plus 1, and 3y is equal to -x plus 7 is the equation of normal। हमें इस फॉर्म में देनी है, तो आप लिख दीजिए y equals to -1/3x plus 7/3। This is the final answer। Are you clear? Any confusion? The second part is about the integration. We are not doing the second part right now. Okay, students, question number 3. Question number 3 is of May June 17 paper 1-2। ये हमारा वेरिएंट, राइट। क्वेश्चन दिया गया इन द फर्स्ट पार्ट, equation of the curve is given, find the equation of the tangent to the curve at the point where the curve crosses x एक्सिस। जहां पर कर्व x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है इस जगह पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो जनाब इस जगह पर हमें एक चीज तो मालूम है, y0 है। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे x1 दे दिया, हमने x1 क्वेश्चन में रखकर y निकाल लिया, यहां पर y0 दे दिया, अब y0 क्वेश्चन में रखकर x निकाल लेंगे हम। तो 0 इक्वल्स टू 3 + 12/2 - x, -3 इक्वल्स टू 12/2 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - x इक्वल्स टू 12/-3, 2 - x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू 6। कोऑर्डिनेट क्या बन गए 6,0। इस कोऑर्डिनेट के साथ हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ग्रेडियंट भी चाहिए, तो ग्रेडियंट के लिए कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन नहीं होती, इसको लेकर आ जाइए न्यूमरेटर में, होल पावर -1। तो जनाब dy/dx या y डैश, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आ जाइए इसको -12 2 - x होल पावर -2, और साथ में बेस का डेरिवेटिव कितना -1, 2 का 0 -x का -1, सो इट विल बी 12/2 - x का होल स्क्वायर। ये y डैश आया, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, x की वैल्यू रख दीजिए 2 - 6 होल स्क्वायर। 2 - 6 कितना हुआ 4, 4 स्क्वायर 16, 12/16 विल बी 3/4। नाउ बाय द हेल्प ऑफ y-y1 इक्वल्स टू m x-x1, y-y1 is 0, gradient is 3/4, x-x1 क्या है 6, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4y is equal to 3x - 18। This is the equation of tangent। Are you clear? क्लियर है बच्चों? आगे सुनिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज अ पार्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मुझे कैसे नजर आया, यूनिट पर सेकेंड, कांस्टेंट रेट, ये चीजें लिखी हुई। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रेट ऑफ चेंज। देखते हैं जनाब क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, 2 मार्क का क्वेश्चन देखो आया हुआ है। अ पॉइंट
moves along the curve in such a way that the x coordinate is increasing with 0.04 unit per second. मैं अब लिखूंगा x coordinate is increasing with 0.04. कोई कंफ्यूजन? इंक्रीजिंग रेट x का लिख दिया। अगर ये होता x कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग तो ये आ जाता नेगेटिव में। किसमें आ जाता? नेगेटिव। आगे कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। y का रेट ऑफ चेंज हमें कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ चेंज में बच्चों एक चेन रूल अप्लाई होता है, और वो चेन रूल क्या है? अगर मैं लिखता हूं a ओवर b इज इक्वल्स टू a ओवर 1 × 1 ओवर b। कोई प्रॉब्लम? और 1 की जगह अगर मैं लिख दूं k तो कोई प्रॉब्लम? k मीन्स k मीन्स के सी सी से कौन? के मीन्स कुछ भी। के मीन्स कुछ भी, राइट? ये केस वैसे लिखा है, यहां पर कुछ भी लिख दोगे अलाउ है। सही? मेहदी साहब आप अपना नाम लिख देंगे तो भी अलाउ है, कुछ भी लिख दें। सही? तो जनाब, जो भी हमें जिसका भी रेट मालूम करना होता है उसके लिए चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब सुनिएगा, चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं। डी वाई ओवर और डी टी से ऊपर कुछ भी। अब कुछ भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बना? कुछ भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बना, सुनिएगा। क्वेश्चन में डी के साथ कितनी चीजें हैं? एक डी एक्स है, एक डी वाई है, और एक डी टी है। तो दो चीजें तो यूज हो गई, डी वाई और डी टी। क्या यूज नहीं हुआ? डी एक्स। तो डी एक्स यहां के लिए कुछ भी बन गया। अरे ये बात सुन, अरे ये बात सुन। अब सुनिए आगे। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आपने लिखनी है। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.04। और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है? क्या है? क्या है? 3/4। वेन एक्स इज वेन एक्स इज 6। जब एक्स को 6 रखा तो ये आंसर आया। लेकिन यहां पर मैंने इस वजह से ये चीजें मेंशन की हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी। यहां पर वेन एक्स इज 4 पर डी वाई और डी एक्स निकाल के रखना है। स्टूडेंट्स ने क्या किया? वही डी वाई और डी एक्स रख दिया, लेकिन x इक्वल टू 4 पर रखना है। तो डी वाई और डी एक्स में अगर x की जगह 4 रखते हैं तो 2 - 4 -2, -2 का स्क्वायर 4, एंड 4 3 जा 12। तो जनाब डी वाई और डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3। और जब मल्टीप्लाई किया इसको, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.04 तो 0.12 इज द रिजल्ट। आर यू क्लियर? अ क्वेश्चन ऑफ 2 marks. Okay, students, question number 4. It's of May June 17, paper 1 2. Question दिया गया, the equation of the curve is this, find the coordinate of the stationary point। फिर आ गया stationary point, मतलब y dash equals to 0। y dash equals to 0। अब कर रहे हैं हम डिफ्रेंशिएट। y equals to 8 √ x -2x। तो y dash क्या आएगा? 8। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ √x? याद रख लो, 1/2 √x। याद रख, ठीक हो गया? -2, x का डेरिवेटिव 1। सिंप्लीफाई किया, 2 4 8, तो 4/√x -2। y डैश क्या है? 0। 2 को उधर ले जाइए, 2 इज इक्वल टू 4/√x। तो जनाब √x इधर आया, इक्वल टू 4/2 इज 2। तो x क्या हो गया? स्क्वायरिंग बोथ द साइड 4। क्लियर? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब y भी निकालो।
4 रख दो क्वेश्चन में, तो 8 √4 -2 × 4 कितना हो गया? 8 2 = 16, 8 2 = 16, 16 - 8 इज 8। तो कॉर्ड 8 क्या बन गया हमारे पास? 4, A। आर यू क्लियर? एनी कंफ्यूजन? सही ना? आगे सुनिएगा सेकंड पार्ट। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं जनाब। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले मैं लिखूं, y डैश इक्वल्स टू, y डैश क्या है? 4। डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन नहीं होती, इसको ऊपर ले आएगी, x⁻½ -2। दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो y डबल डैश क्या हो गया? 4 ऐसे ही रहा, -½ x⁻½ -1 -3/2। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो जनाब क्या बना? 2 2 = 4, माइनस के साथ अपॉन x⁻3/2। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। कहा आगे? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या है हमारा? x की वैल्यू क्या है? 4। रख दीजिए इसमें, -2/4 की पावर 3/2 << 0 आंसर आया। तो क्या हो गया? मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट आ गया। आर यू क्लियर? आई बात समझ में? फिर सुनिए थर्ड पार्ट। क्या कहा गया जनाब? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच द लाइन मीट्स द कर्व। चले गए हम अपने पहले टॉपिक में, क्वाड्रेटिक्स में। लाइन मीट्स द कर्व, मीट्स द कर्व मींस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। कर्व की इक्वेशन क्या है? 8 √x -2x इक्वल्स टू 6। y की जगह पर क्या रख दिया? 6 रख दिया। y की जगह पर क्या रख दिया? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट काम करता है सिर्फ x एक्सेस पर। अरेंज कर लीजिए, 2x को राइट साइड पर ले गए, 2x -8 √x +6 इक्वल टू 0। होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, x -4 √x +3 इक्वल टू 0। बच्चों पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है? पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है? x। दूसरी वैल्यू क्या है? √x के साथ है। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, द फर्स्ट वैल्यू इज x² एंड द सेकंड वैल्यू इज x, राइट? डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। b² -4ac इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -4। द वैल्यू ऑफ b इज -4। द वैल्यू ऑफ a इज 1 and the value of c is 3 equal to 0, right? बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहां कह रहे हैं फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यूज कैलकुलेट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं है इसमें। हमें तो x की वैल्यूज कैलकुलेट करना है। वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर क्या किया जाएगा? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसीडर क्या किया जाएगा? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और x की दो वैल्यूज निकाल कर बताओ जरा जल्दी से। द टू वैल्यूज ऑफ x आर, एक आई वैल्यू 3 और एक आई वैल्यू 1। तो बेसिकली ये x की वैल्यू नहीं आई, ये √x की वैल्यू आई है, क्योंकि छोटे x की वैल्यू हमेशा निकल कर आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया? एक वैल्यू आई 3, एक वैल्यू आई 1, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, एक वैल्यू आ गई 9 और एक वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायरिंग बोथ द साइड से 1। वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x। हमें सिर्फ x की दो वैल्यूज निकालना है। हमें सिर्फ x की वैल्यूज निकालना है। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एट विच द लाइन y = 6 मीट्स दैट। आ रही है बस? आगे चले। थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट। स्टेट द सेट वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन डज नॉट मीट द कर्व। हाँ, डज नॉट मीट द कर्व। जब कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई किया जाएगा। यहां पर तो सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करना थी,
यहां पर एक अननोन कांस्टेंट के आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल। ये क्या था, इक्वल टू 6 था। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 2x - 8 √x प्लस के इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0। b² -8 का स्क्वायर -4a क्या है, 2 का स्क्वायर, सॉरी 4ac, c क्या है k, लेस देन 0। 64 -8k लेस देन 0। तो बच्चों 64 उधर गया तो -8k, -8k लेस देन -64। तो k कितना हो गया, -8 जब नीचे आएगा तो साइन चेंज हुआ, 8 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड स्टेट द सेट वैल्यूज ऑफ के। हमारी वैल्यूज आई है कि वैल्यू आई है, वैल्यू आई है कि वैल्यूज आई है, वैल्यू आई है, वैल्यूज आई है कैसे, ग्रेटर देन 8, के इज ग्रेटर देन 8, ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 8। ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, वैल्यूज हैं। क्लियर हो गई चीज। Okay, students, now question number 5, it's of May June 17, paper 1-3. The function f is defined by this, and all the things are given. F double dash is given. We have to calculate f dash x. f डबल डैश से f डैश पर आने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो अभी मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूं, राइट। आगे देखते हैं। It is now given that f double dash 0, f dash 0, f0 are the first three terms of arithmetic progression. I am solving the next part, right? f double dash of 0, अगर f डबल डैश में 0 रख दिया जाए x की जगह पर, तो आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। फिर कह रहे हैं f डैश में भी 0 रख दीजिए, f डैश ऑफ x में भी x की जगह 0 रख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, f डैश x मैंने ऊपर लिख दिया है। बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ये सॉल्व हुआ, लेकिन अभी हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस शो नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक के जब पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे इंटीग्रेशन के, तो उस वक्त बताएंगे आपको। तो एफ डैश में अगर 0 रख दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, इट विल बी 1/2 -3/2, सो -1। क्या रिजल्ट आ रहा है, 1/2 -3/2, -1। और फिर इसने कहा एफ ऑफ 0, फिर इसने क्या कहा, एफ ऑफ 0। तो इट मींस एफ ऑफ 0 के लिए हमें एफ ऑफ 0 मालूम होना चाहिए। एफ डैश एक्स को दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 मैं यहां पर लिख रहा, एफ ऑफ एक्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, और उसमें एक्स में फिर हम 0 रख देंगे। एफ ऑफ 0 में डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, एफ ऑफ 0 इज -3। तो जनाब पता ये चला, इन्होंने कहा ये जो तीन टर्म्स आई हैं, ये जो तीन टर्म्स आई हैं, ये सब किसमें हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्या मतलब, 1 -1 -3, ये सब किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। नाउ इन्होंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। अब देखिए एफ ऑफ 0 हमने डायरेक्टली लिख दी यहां पर, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो एफ एक्स आ जाएगा, और उसमें 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि एफ डबल डैश, ये 1, दूसरी वैल्यू क्या है, -1। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने का रूल क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
सेकेंड टर्म हमारी क्या थी, -1 माइनस द फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2। कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2। अब आइए, अगर हमें एफ ऑफ जीरो विल बी द थर्ड टर्म, अगर हमें T3 कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म हमें क्या दी गई है, 1, n कितना है 3, एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। तो कितना हुआ जनाब, 1, 3 -1 कितना हुआ, 3 -1 2, 2 2 जा 4 माइनस के साथ, तो आंसर कितना आ गया, -3 इज द थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म को हम क्या कह सकते हैं, f(0) कह सकते हैं, जो कि हमने पहले डायरेक्टली लिख दी थी। ठीक हो गया ना। अब आइए थर्ड पार्ट में क्या करें, फाइंड एफ एक्स एंड हेंस फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फाइंड एफ एक्स हम नहीं कर रहे, क्योंकि फाइंड एफ एक्स में वही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चाहे मिनिमम वैल्यू हो, चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो, वैल्यूज कहलाती हैं, ये स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। और स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर dy/dx किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल। तो dy/dx मतलब f'(x) किसके इक्वल है, 0। f'(x) कितना दिया हुआ है हमें, 1/2, 4x+1 की पावर हाफ -3/2 इक्वल टू 0। नाउ 4x+1 की पावर हाफ इक्वल्स टू 3/2, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1/2, 2 and 2 कैंसिल आउट। पावर हाफ का मतलब अंडर रूट, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 4x+1 किसके इक्वल हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, तो 4x किसके इक्वल हो गया, 8, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हमसे क्या कहा है, हेंस फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमसे ये नहीं कहा कि प्रूव कीजिए कि वैल्यू फाइंड करें और वही मिनिमम हो, नहीं, हमसे कहा मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें। तो इट मींस जो भी f'(x) को 0 से इक्वेट करके आंसर आएगा, वो मिनिमम वैल्यू का ही आंसर होगा। तो अब आप देखिए, x आ गया 2, कर्व की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, एक तो x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस पर डिपेंड करती है। कर्व की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, y एक्सिस पे डिपेंड करती है। तो इट मींस हमें y एक्सिस की वैल्यू निकालना पड़ेगी, और y एक्सिस की वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन हमारा हम निकालेंगे, जो फंक्शन हमारा हम निकालेंगे फाइंड एफ एक्स, इसमें आपने f को 2 रख देना है, तो जो भी वैल्यू आएगी यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग बिकॉज हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे अभी f'(x) को मजीद टू कैलकुलेट एफ एक्स। हम सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में से सिर्फ वो वाले कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं जो डिफरेंशिएशन के हैं। आर यू क्लियर।